Merhaba. Welcome back to my channel. I hope you people are doing good. Since I have posted my first MCAT vlog, the video जिसमें मैंने basic MCAT stuff discuss किया है, I have been receiving such an overwhelming response from your side. So first of all, thank you so much for that, and thank you so much for subscribing. इसके अलावा there were so many questions that you have been asking, that you people have been asking in the comment box about the merit list, about the books, about the calculator and everything. So I realized that there's still confusions in your mind about the MCAT and about everything related to it. So here is a complete video. It consists of every basic information that you need to know about the entry test, the admission policy, the merit policy, the percentages, the metric percentage requirement, and the course, the syllabus, अलग से बुक्स कौन सी यूज़ करनी है. सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसमें सब कुछ कवर करूँ. सो मेक श्योर यू आर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो. और स्टिल इफ़ यू हैव क्वेरीज फील फ्री टू आस्क, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, go and subscribe it and then watch the video. Let's begin. Test date for NTS exam are usually announced 1 or 2 months before the test. बट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो वी आर नॉट श्योर कि कब होगा टेस्ट. मोस्ट प्रोबेबली अनाउंसमेंट होगी जून या जुलाई के एंड में, और जुलाई के तक हो जानी चाहिए, वरना फिर अगस्त में चली जाएगी बात. अच्छा, तो एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है? 2018 में, यानी जब मैंने टेस्ट दिया था, तो डेट अनाउंस हुई थी अगस्त में और टेस्ट होना था सितंबर में, बट इट वॉज पोस्टपोन टू 28 अक्टूबर. तो 28 अक्टूबर वॉज आवर फाइनल डेट, टेस्ट डेट 2018. उसके बाद 2019 यानी लास्ट ईयर टेस्ट डेट अनाउंस हुई थी जुलाई में, और टेस्ट डिसाइड हुआ था 25 अगस्त को, बट देन इट वाज आल्सो पोस्टपोन और फाइनल टेस्ट डेट थी 15 सितंबर. तो एक्सपेक्टेड डेट मिड ऑफ द सितंबर ही रखेंगे. मिड ऑफ द सितंबर या सितंबर के थोड़ा सा डिले हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बट आपको क्या टारगेट रखना है कि 30 अगस्त शुड बी योर डेडलाइन. 30 अगस्त, बाय द एंड ऑफ अगस्त आपके सारे टेक्स्ट बुक का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. जो भी आपका जो टारगेट है ना, यानी जो मेजर सिलेबस है, कोई सा भी बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो या ए लेवल्स हो, आपको जो भी आपने डिसाइड किया है, मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग इट बाय द एंड ऑफ अगस्त, बिकॉज उसके बाद रिविज़न और पास पेपर्स, और बाकी अगर आपको दूसरे कोर्सेज़ को, दूसरे सिलेबस को देखना है तो उसके लिए टाइम होना चाहिए. तो एक्सपेक्टेड डेट इज़ मिड ऑफ द सितंबर. इसी हिसाब से तैयारी करें. बेसिक एग्ज़ाम पैटर्न जो एनटीएस अनाउंस करता है वो हर ईयर के लिए पहले सेम होता था, लेकिन अब जो है उसमें लास्ट ईयर उन्होंने काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स कर दी थी. तो अभी सिंस इस साल का अनडिसाइडेड है, तो वी आर नॉट श्योर कि कौन से पैटर्न को फॉलो करेंगे. हमें गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट, मतलब वी हैव टू वेट फॉर द गवर्नमेंट टू अनाउंस. बट मैं आपको दोनों ईयर का बता देती हूँ कि क्या क्या था. 2018 में, यानी जब मैंने टेस्ट दिया था, तब बेसिक पैटर्न वाज 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं, तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसमें से 10 MCQs वर फ्रॉम इंग्लिश में ग्रामर, प्रपोजिशन, वोकैबुलरी वगैरह पूछा था, बिल्कुल बेसिक होता है उसमें. उसके बाद हमारे पास 30 MCQs फ्रॉम फिज़िक्स, 30 MCQs फ्रॉम बायोलॉजी एंड 30 MCQs फ्रॉम केमिस्ट्री. दिस मेक्स इट 100. उसके बाद देयर वाज नेगेटिव मार्किंग, यानी 1 करेक्ट आंसर गिव्स यू 1 मार्क एंड 1 रॉन्ग आंसर गिव्स यू 0.25 नेगेटिव मार्किंग. तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे आपके टेस्ट स्कोर में से. तो फिर टेस्ट स्कोर हमारा इसी तरह बनता था नेगेटिव मार्क्स को हटाकर. मेरा टेस्ट स्कोर इसीलिए कम हो गया था क्योंकि मेरे 5 MCQs गलत हो गए थे, बट वो कंपनसेट हो गया था. अच्छा, उसके बाद लास्ट ईयर उन्होंने थोड़े चेंजेस किए थे. किस तरह के चेंजेस थे? सबसे पहले तो उन्होंने MCQ के जो नंबर था वो डबल कर दिया था. यानी लास्ट ईयर 200 MCQs थे, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्योंकि MCQ डबल हुए थे तो आवर्स को भी बढ़ाया था. यानी लास्ट ईयर 2.5 आवर्स 150 मिनट्स, हाँ 2.5 आवर्स का एग्ज़ाम था,
टोटल ड्यूरेशन इसकी यही थी। और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, तो 1 पॉजिटिव मार्क्स गिव यू 1 पॉजिटिव आंसर, यानी 1 करेक्ट आंसर गिव्स यू 1 मार्क एंड 1 रॉन्ग आंसर गिव्स यू नथिंग। और अगर आप क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, यानी ये आपकी चॉइस है, अगर आप कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो उसकी कोई मार्क्स ना डिडक्ट होते हैं ना आपको मिलते हैं। तो इट्स योर चॉइस, बट आई विल रिकमेंड कि आप रिस्क ले लिया करें। अच्छा, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि टेस्ट में क्या क्या चीज़ें, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और एग्रीगेट कितना होना चाहिए, टेस्ट स्कोर कितना होना चाहिए। NTS एग्ज़ाम दैट इज़ हेल्ड इन सिंध, उसमें बेसिक जो करिकुलम फॉलो होता है वो 3 सब्जेक्ट्स को देखा जाता है, बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। इसी में से मेजर MCQs आते हैं और इंग्लिश में से थोड़ा सा पार्ट होता है, ग्रामेटिकल स्टफ होता है। तो बेसिकली आपको इन 3 सब्जेक्ट्स पे काम करना है। और बुक्स कौन सी फॉलो की जाए, मतलब जो मेजर टेस्ट जिसमें से आता है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों से आता है। जो सिंध का टेस्ट होता है उसकी बात कर रही हूँ, दोनों इंटीरियर और कराची दोनों का, क्योंकि आपका मेजर पार्ट इसी में से आ रहा है तो आपको ये बुक्स ज़रूर करनी है। यानी 50% क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो अगर आपने ये 6 बुक्स यानी इंटरमीडिएट वाली 6 बुक्स पढ़ी हैं, 2 फिज़िक्स की, 2 केमिस्ट्री और 2 बायोलॉजी की बुक्स, मैट्रिक से नहीं आता, मैट्रिक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आपका 50% तो सिक्योर है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 85% भी सिंध बोर्ड से आया है, हमारे टाइम पे काफ़ी आया था। तो इफ़ यू आर फ्रॉम इंटरमीडिएट तो आपको मसला नहीं होगा, आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम A levels, इफ़ यू आर फ्रॉम खान बोर्ड, इफ़ यू आर फ्रॉम फेडरल बोर्ड, देन यू ऑल्सो हैव टू गो थ्रू दीज बुक्स एटलीस्ट वंस। बट आई विल रिकमेंड कि पहले अपना कोर्स करें आप। अगर आप कराची में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले अपना कोर्स कंप्लीट करें, क्योंकि आपको उसका आइडिया है और आपने वो पढ़ा हुआ है। देन आप जब आपके पास टाइम बचे तो आप सिंध बोर्ड भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से आता है ज़्यादा। इसके अलावा मैंने जो है वो A levels पढ़ा था। ये मैं करिकुलर बुक्स की बात कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा करिकुलम बुक्स है वो भी मैं बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी फॉलो की थी। वैसे मैंने जो है ये 6 इंटरमीडिएट की बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी एंड देन मैंने बाकी चीज़ों को देखा था। तो आप भी पहले अपनी इंटरमीडिएट को पक्का करें, अपनी ये वाली बुक्स पे ग्रिप लें, कॉन्सेप्ट्स को पक्का करें, अच्छी तरह पढ़ लें, एटलीस्ट एक रीड तो दें, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट बुक्स की तरफ जाएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स में मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ, बट पहले मैं वही कहूँगी कि पहले अपनी कोर्स को कंप्लीट करें, देन आप दूसरी बुक्स को देखें। तो मैंने जब अपना सिंध का कोर्स कंप्लीट कर लिया था तो मैंने फेडरल बोर्ड को थोड़ा सा पढ़ा था। फेडरल बोर्ड की बुक्स फिज़िक्स और बायोलॉजी, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब ली थी, लेकिन मैंने पढ़ी सिर्फ केमिस्ट्री थी, और केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 12 एंड फिज़िक्स फॉर ग्रेड 12 एज वेल। इसके साथ साथ मैंने रेड स्पॉट भी ली थी। रेड स्पॉट इस तरह की बुक है, ये A levels की बुक होती है। तो इसमें 1000 MCQs होते हैं। मैंने बायोलॉजी की सॉल्व की थी। बायो आप सॉल्व करें अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे MCQs हैं और वो सिंध बोर्ड से मिलते जुलते हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। MCQ की यही होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो आपको जहाँ से भी मिल रहा है प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री मैंने करना शुरू किया था रेड स्पॉट का, लेकिन मुझसे ज़्यादा अच्छे सॉल्व नहीं हुए थे तो मैंने वो छोड़ दिया था। तो I will recommend biology for red spot and chemistry and physics for grade 12 from federal board। इसके अलावा कैप्लन भी लोग रिकमेंड करते हैं, मैंने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन सब मुझे कहते हैं कि केमिस्ट्री कैप्लन की बहुत अच्छी है। तो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन गो फॉर इट। और मैं एक बुक रिकमेंड करूँगी, इफ़ यू रियली वांट टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि MCQ जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो देयर वाज अ बुक दैट आई यूज्ड, इट वाज डोगर ब्रदर्स की एक बुक आती है, इतनी मोटी होती है, उसमें बहुत सारे MCQs होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो वो हर टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के बाद वो MCQ सॉल्व करें तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर, वो मैं इसको कंसिडर करती हूँ, दिस इज़ डाउ ग्रेड्स पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बहुत सारी दफ़ा रिपीट होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम में होनी चाहिए वो होनी चाहिए पास्ट पेपर्स, उसके बाद बाकी सारी बुक्स हों। पास्ट पेपर्स कराची के भी और पास्ट पेपर्स इंटीरियर के भी, ये दोनों चीज़ें आराम से मिल जाएंगी मार्केट में। ये डाउ ग्रेड्स के नाम से हैं, ये डाउ ग्रेड्स वालों ने पब्लिश किए हैं और भी लोग पब्लिश करते हैं, तो आपको जो भी अवेलेबल हो वो ख़रीदें
पास्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करें, पहले कराची के कंप्लीट करें, फिर इंटीरियर के कंप्लीट करें। बहुत दफ़ा रिपीट भी हो जाते हैं और बहुत दफ़ा सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि आप किस तरह करेंगे। और जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करें तो आप टाइमर लगा के सॉल्व करें, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट आए, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगी तो आपको टेस्ट में बहुत मसला होगा। बिकॉज समटाइम्स यू नो द आंसर्स, यू नो द क्वेश्चंस, बट यू डू नॉट मैनेज द टाइम, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। ऑल्सो पास्ट पेपर्स करने के बाद, ये जो मैंने बुक्स रिकमेंड करी है उनको करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम हो तो इंटरनेट पे बहुत सारे MCQs आते हैं, वो जहाँ जहाँ से अवेलेबल हो उनको सॉल्व करें। और बस जितने MCQ सॉल्व करेंगे उतना आपका फ़ायदा है। कि योर फ्रेंड वो सॉल्व कर रहा है, कोई आपका फ्रेंड है वो सॉल्व कर रहा है, तो उससे MCQs लें, एक्सचेंज करें चीज़ें, ताकि आपको बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो। मेरिट पॉलिसी बेसिकली डिवाइड्स द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट और परसेंटेज। तो हर ईयर की मेरिट पॉलिसी वैसे तो सिमिलर होती थी, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो मैं आपको दोनों ईयर्स के बताती हूँ। 2018 में मेरिट डिपेंड कर रहा था 3 चीज़ों पर: मैट्रिक की परसेंटेज, इंटर की परसेंटेज एंड टेस्ट स्कोर। मैट्रिक की काउंट हो रही थी 10% ओवरऑल परसेंटेज। किस तरह के, इफ़ यू हैव 85% इन योर मैट्रिक तो वो काउंट होगी 8.5, इफ़ यू हैव 75 वो काउंट होगी 7.5, इफ़ यू हैव 88 इस तरह 8.8 काउंट होगी, तो वो आपकी ओवरऑल काउंट होती थी। उसके बाद इंटर की 40% ओवरऑल सब्जेक्ट्स की नहीं, साइंस सब्जेक्ट्स की। साइंस सब्जेक्ट्स से मुराद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के दोनों ईयर्स के सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकाली जाती है और उसको हम कहते हैं साइंस एग्रीगेट। उस हिसाब से ये हो गया हमारा 50%। फिर 50% इस टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर फॉर एग्जांपल अगर आपका 80 है, यानी 80 क्वेश्चंस आपके सही हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कोई गलत नहीं हुआ, तो आपका काउंट होगा 40%। इस तरह आपकी सब मिलाकर एक परसेंटेज ओवरऑल बनती है। फिर इस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है और फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अपनी यूनिवर्सिटी में मौजूद सीट्स के मुताबिक आपको सेलेक्ट करती हैं। लास्ट ईयर थोड़े चेंजेस ये थे कि उन्होंने मैट्रिक की काउंट नहीं की थी, तो 50% आपका काउंट हो रहा था इंटर और 50% काउंट हो रहा था आपका टेस्ट स्कोर। और 50% जो इंटर काउंट हुआ था उसमें भी उन्होंने साइंस एग्रीगेट काउंट नहीं किया था, उन्होंने ओवरऑल परसेंटेज काउंट की थी। फॉर एग्जांपल अगर इंटर में आपकी 70% है तो वो 70 ही काउंट होगी, नो मैटर अगर आपकी साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी परसेंटेज है। इसका मतलब ये था कि आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी मेहनत करनी थी। खैर, तो फॉर दिस ईयर मेरिट पॉलिसी इज़ स्टिल अनडिसाइडेड। आई होप कि वो कंसीडरेट हो हम सबके लिए, आप सबके लिए। टेस्ट होने के 20 till 25 डेज़ के बाद मेरिट लिस्ट आ जाती है। मेरिट लिस्ट 2 होती हैं, एक इनिशियल मेरिट लिस्ट, एक फाइनल मेरिट लिस्ट। इनिशियल मेरिट लिस्ट आपकी पहले आ जाती है और उसके 20 दिन बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। फाइनल मेरिट लिस्ट और इनिशियल मेरिट लिस्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस उन लोगों का होता है जो प्रायोरिटाइज़ करते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल गर्ल हैज़ रिटन कि उसको डाउन नहीं जाना, उसको JSM नहीं जाना है, फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई चीज़ होती है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, तो फिर वो चीज़ें उनकी उस हिसाब से मेरिट लिस्ट फिर चेंज हो जाती है। हर ईयर की मेरिट की क्लोजिंग परसेंटेजेस डिफरेंट होती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ टेस्ट, और वो हर दफ़ा डिफरेंट होता है। कभी आसान आ जाता है टेस्ट तो मेरिट ऊपर चला जाता है, कभी डिफ़िकल्ट आता है तो मेरिट नीचे हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डाउ जो होता है वो क्लोज होता है 80+ पे, और JSMU भी 80s के अराउंड होता है, और KMDC 79, 82 इस तरह पे होता है। अच्छा, आपको जो मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस होती है 20 till 25 डेज़ के अंदर, या फिर थोड़ा सा कम पहले भी हो सकती है। और मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका कहाँ एडमिशन होगा। मतलब इफ़ यू आर इन टॉप 100 तो ऑब्वियसली यू विल गेट डाउ, टॉप 200 डाउ, टॉप 300 सेल्फ डाउ मिल सकता है। इसी तरह आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं। इसके अलावा हमारा 2018 का जो मेरिट वो बना था परसेंटेज, वो मेरे पास लिखी हुई, तो मैं आपको बता देती हूँ। डाउ मेरिट MBBS वॉज क्लोज ऑन 86.99 हमारे ईयर में, कि JSMU वॉज क्लोज ऑन 84.797, KMDC मेरिट MBBS वॉज क्लोज ऑन 82,
एंड SNBBCL यानी जो लियारी में है उसका मेरिट MBBS क्लोज़ हुआ था 80+ पे, और सेल्फ MBBS DOHS का क्लोज़ हुआ था 82+ पे, JSMU का भी 82+ पे, और KMDC का 81+ पे, एंड देन SNBBCL 80+। BDS के लिए थोड़ा सा कम होता है बिकॉज BDS की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। मेरिट BDS डाउ के लिए 80%, JSMU के लिए भी 80 से अबव होने चाहिए, मतलब 80 से कम ना हो। KMDC के लिए भी 80+। सेल्फ BDS इन डाउ 74% फॉर डाउ, JSMU के लिए 76% एंड KMDC के लिए 76% से, मतलब 76 और 76 से अबव हो। ये है BDS की सेल्फ रिक्वायरमेंट। और इस ईयर भी यानी लास्ट ईयर भी सिमिलर ही थे रिजल्ट्स बिकॉज डिफ़िकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम था आई गेस। तो डाउ क्लोज हुआ था 87 पे, JSMU अराउंड 85 पे, और इसी तरह KMDC इसी तरह क्लोज हुआ था आई थिंक 82 पे। तो हर ईयर इसी तरह मेरिट बनता है, तो आपको इसी तरह टेस्ट करना है। अगर आपका एग्रीगेट कम है, अगर आपकी परसेंटेज इंटर और मैट्रिक या खाली इंटर की मतलब इंटर की परसेंटेज कम है, तो आपको टेस्ट स्कोर बहुत अच्छा करना होगा ताकि वो सब मिला के अच्छी परसेंटेज बन जाए। मेक श्योर कि आप 80 से 80+ होनी चाहिए आपकी परसेंटेज। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द टेस्ट इज़ यूजुअली अवेलेबल सून आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंसेस द टेस्ट। उसके 1 या 2 हफ्ते बाद या फिर थोड़े से दिन बाद ये फॉर्म अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन एज वेल एज़ मैनुअल। समटाइम्स ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता, हमारे टाइम पर था लेकिन इतना ज़रूरी नहीं होता। मैनुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको मिलता है या तो TCS सेंटर से या फिर बैंक से। हमारे ईयर में TCS सेंटर से मिला था। गवर्नमेंट एक लिस्ट अनाउंस करती है, आपके नियर बाय TCS से आपका फॉर्म मिल जाता है। आपका फॉर्म नहीं, वो सबके लिए फॉर्म होता है। उसके अलावा हमारे ईयर में एक ही प्रोस्पेक्टस था सारी यूनिवर्सिटीज़ का और एक ही फॉर्म था, और एक हमने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया था। जो हमारा मैनुअल फॉर्म था वो कुछ इस तरह का था, मेरे पास इसकी फ़ोटोकॉपी है। अच्छा, इट इज़ अ फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 5 और 6 पेजेस। इसके साथ 2 वाउचर्स मिले थे। अच्छा, इस फॉर्म की बेसिक फ़िलअप किस तरह है, किस तरह फ़िलअप करना है। सबसे पहले है इसमें डिस्ट्रिक्ट का कॉलम, डिस्ट्रिक्ट में आपकी अपनी डिस्ट्रिक्ट लिख दी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, दैट इज़ योर चॉइस। चॉइस में आपको बताना है कि आपको MBBS चूज़ करना है या BDS, क्योंकि जो आपका टेस्ट हो रहा है वो दोनों के लिए हो रहा है, MBBS एज वेल एज BDS इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो मैंने MBBS फर्स्ट पे रखा था एंड BDS सेकंड पे रखा था। उसके बाद देयर इज़ योर पर्सनल डेटा, जिसमें है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम। अच्छा, जो आपका नाम है और आपके फादर का नाम है वो आपको डॉक्यूमेंट वाला लिखना है, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स में जो नाम होता है वही कंसिडर किया जाता है। उसके बाद सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी वगैरह, योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ PRC, मतलब कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट ऑफ PRC बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा योर फादर्स डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट वो भी काउंट होता है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता, कैंडिडेट का ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद योर CNIC, मेरे पास CNIC नहीं था तो मैंने अपना B फॉर्म नंबर लिख दिया था। उसके बाद फादर का CNIC नंबर। देन वी हैव 2 कॉलम्स जिसमें आपके बेसिक एकेडमिक डाटा मांगा हुआ है इन्होंने। इसमें बेसिक एकेडमिक डेटा है और मैट्रिक और O लेवल्स मार्कशीट, उसके हिसाब से आपको सारा फिलअप करना है। सो देन यू मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, 15 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट MBBS एंड BDS सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। 15 यूनिवर्सिटीज़ के नीचे देयर इज़ अ कॉलम जो कि ब्लैंक है। इसमें 15 कॉलम्स दिए हुए हैं जो कि ब्लैंक है, एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रायोरिटीज़। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अपनी प्रायोरिटीज़ लिखनी होती हैं, एंड दिस कॉलम इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभार आपका मेरिट आ रहा होता है किसी यूनिवर्सिटीज़ में, बट आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो देखकर वो आपको किसी और यूनिवर्सिटी में डाल देते हैं। तो आप जब ये फिलअप कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू नो, आई कैन ऑल्सो टेल व्हाट वाज माय सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ from 1 till 15. I'm telling you in the descending order. Number 1 DUHS, number 2 JSMU, number 3 KMDC, number 4 SNBBCL लियारी, शहीद मोहतरमा BDC भुट्टो कॉलेज लियारी, इसमें कराची की थोड़ी सीट्स होती हैं। उसके बाद लम्स इज़ इन जामशोरो, देन चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना,
then Fatma Jinnah Medical College Lahore, then Gambit Medical PUMHS बेनज़ीराबाद, देन फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद है गम्बट मेडिकल कॉलेज। मैंने इसकी पिक्चर देखी थी प्रॉस्पेक्टस में एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, तो इसको देख लीजिएगा अगर इफ़ यू वांट टू गो। उसके बाद है GMMMC सक्कर, गुलाम महर खान मेडिकल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद खैरपुर मेडिकल कॉलेज जो कि खैरपुर मीर में है। उसके बाद MBBS MCM मेडिकल कॉलेज आज़ाद कश्मीर, एंड देन लास्ट मेरा 13 या फिर अच्छा मैंने 15 पे रखा ही था, 13 मेडिकल कॉलेज है बुलान मेडिकल कॉलेज, दैट इज़ इन बलूचिस्तान। तो आपको इतने सारे ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू योर ईज़ और जहाँ आप जा सकें। एक्चुअली आपको वहाँ जाके फिर पढ़ना होगा, तो फिर उस हिसाब से आपको प्रायोरिटाइज़ करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बहुत सारे कॉलम्स हैं जिसमें आपका पोस्टल एड्रेस मांगा हुआ है, तो वो आपको बार बार फिलअप करना होता है बिकॉज़ वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं या फिर आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो आपको आपके पोस्टल एड्रेस पे भेजते हैं। मेरा एडमिट कार्ड ये था, ये आया था मेरा 1 वीक बिफोर द टेस्ट, और 1 वीक बिफोर द टेस्ट ही आता है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देयर वाज अनदर फॉर्म जो कि साथ में सबमिट करवाना था लेकिन डिफरेंट एड्रेस पे। इट वाज अ सिमिलर फॉर्म, और ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन योर पर्सनल डाटा एंड योर एकेडमिक्स सिर्फ इसके बारे में था। इसके अलावा देयर वर 2 वाउचर्स दैट वर टू बी पेड अलॉन्ग विद द फॉर्म्स। पहला वाउचर वाज योर NTS एग्ज़ाम फ़ी। NTS जो आपका टेस्ट लेता है उसके अरेंजमेंट्स वगैरह करवाता है, उसकी फ़ी जो कि अराउंड हमारे ईयर में 1200 थी। उसके साथ देयर इज़ द प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रोसेसिंग होती है क्योंकि ये जाता है इस्लामाबाद, और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ वो देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेलेबल है या नहीं, तो इस सब की एक फ़ी होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग फ़ी। इसका वाउचर अलग आता है एंड हमारे ईयर में इट वाज 1500। सही है, और ये जो है ये गवर्नमेंट बता देती है कि आपको कहाँ सबमिट करवाना है। एक कॉपी आपके पास रहती है और एक कॉपी इंस्टीट्यूट के पास रहती है, और एक बैंक और जो इसकी ब्रांच होती है ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो फिर आपको उस हिसाब से सबमिट करवाना होता है। देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो कि NTS एग्ज़ाम के लिए आपके पास लाजमी होने चाहिए, तो आई एम लिस्टिंग आउट सम डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास नहीं है तो उसको अरेंज करवाएं, और जो आपके वो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप बहुत सारी फ़ोटोस्टेट करवा के रख लें। एटलीस्ट 5 फ़ोटोस्टेट होनी चाहिए बिकॉज़ आपको बार बार रिक्वायर्ड होगा, बार बार फॉर्म्स के साथ रिक्वायर्ड होगा, कभी कभार मिसप्लेस भी हो जाता है, तो आप अभी से करवा के रख लेंगे तो आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड फ़ोटोकॉपी रिसिप्ट ऑफ योर टेस्टिंग एजेंसी, जो आपने वाउचर लिया है उसकी फ़ोटोकॉपी करवाएंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर, original application form obviously, then your copy of matriculation certificate or O levels equivalent certificate, then copy of metric and O level mark sheet। अच्छा, सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होती है, तो दोनों की फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए। देन योर कॉपी ऑफ HSC प्री मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोविजनल और A level equivalence certificate by IBCC, then copy of HSC प्री मेडिकल A level mark sheet। Then if you're Hafiz Quran, then they require a copy of Hafiz Quran certificate, then copy of disability certificate from SIM Social Welfare Department if you are disabled, then copy of candidate's domicile is really important। उसके साथ your father's domicile is important also, your copy of your domicile, then copy of your PRC that is called form C, and your father's domicile, इन सब की फोटोकॉपीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। Then if your father is not alive, then copy of death certificate will be required from NADRA, and in case of divorce then copy of divorce certificate will be required, copy of national identity card. If you do not have identity card then obviously your B form, copy of CNIC of father, 4 passport size photographs of candidates, और अच्छा जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स होंगे इस पर आपका नाम और आप क्या चीज़, हाँ, योर नेम एंड योर फादर्स नेम वो आप क्लियरली लिख देंगे ताकि आपकी पिक्चर्स मिसप्लेस ना हो। और टू बी ऑन सेफ साइड अभी से आप पासपोर्ट साइज पिक्चर्स बनवा के रख लें। मैंने 24 बनवा ली थी या शायद 50 बनवा ली थी पहले से, क्योंकि मुझे बार बार रिक्वायर्ड था। मैंने नम्स का भी टेस्ट दिया था तो मुझे उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तो पहले से करवा लेंगे तो आपको एंड में आसानी होगी।
Then candidate applying under category of overseas Pakistani should submit proof of educational certificate candidates from abroad and his her father mother working outside Pakistan. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स थे दैट यू मस्ट हैव फॉर द एंट्री टेस्ट. इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स हो तो वो आप एहतियातन रख लें. ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए. तो इन सब के अभी से फ़ोटो स्टेट करवा लें. अगर नहीं बने हुए तो आप बनवा लें और मिसप्लेस हुए हैं तो उनको रिकवर करवा लें. सो दिस वाज द फॉर्म सबमिट हो जाता है TCS से और इसकी एक डेट होती है, उस डेट से पहले सबमिट करवाना होता है. TCS वाले सब कुछ आपको बता देते हैं. अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो वो सब कुछ गाइड कर देते हैं. मैंने जब फॉर्म सबमिट करवाया था तो इट वाज द लास्ट डेडलाइन थी. वहीं मुझे फॉर्म मिला था और वहीं मैंने फॉर्म फिल करके वहीं सबमिट करवा दिया था. तो इतना कोई मसला नहीं होता. There were some questions that were frequently asked from me about MCAT, so I have written all of them. I'm going to answer them one by one ताकि आप लोगों की confusion दूर हो. So first question is how to memorize chemical equation और chemical reactions. तो सबसे पहले chemical equation और chemical reaction याद करने के लिए you should know the valencies, you should know the atomic numbers ताकि आप reaction को form कर सकें. इसके अलावा when you are learning the reaction तो आप उस वक्त उस रिएक्शन के सिनेरियो को याद करें. और इन माय केस मैं क्या करती थी, रिएक्शन के सिनेरियो को देखती थी कि किस तरह रिएक्शन हो रहा है, मतलब समझ के करें. और इसके अलावा जब मुझे याद नहीं होती थी कोई इक्वेशन तो आई यूज़ टू राइट इट डाउन अगेन एंड अगेन ऑन अ पेपर ताकि मुझे याद हो जाए. और मुझे याद हो जाता था. तो वैलेंसीज वगैरह याद रखें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन द स्टूडेंट्स हैविंग 70% गेट एडमिशन इन पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर. Yes, definitely. Look, government does not restrict anyone कि इतनी परसेंटेज हो तो नहीं होगा, लेकिन एक अकॉर्डिंग टू द मेरिट, क्लोजिंग मेरिट जो होता है उस हिसाब से जितनी आपकी अच्छी एग्रीगेट होगी उतना ही आपको कम टेस्ट स्कोर करना होगा. तो आपको एक तरह से सपोर्ट करता है. और आपकी 70% बहुत अच्छी है, लेकिन आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी फॉर योर टेस्ट स्कोर. टेस्ट स्कोर अगर आप 90 लेंगे तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़, मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. बहुत सारे लोगों का होता है. आई हैव फ्रेंड्स जिनकी 70s में थी और उनका एडमिशन हुआ है. तो डोंट लूज होप, जस्ट गिव योर बेस्ट इन योर टेस्ट. Okay, so next question is should Cambridge system books like SAT and Red Spot be used for MCQs? Yes, if you have time and you want to practice, you can practice, but सिंध बोर्ड से ज़्यादा आता है तो टाइम मैनेज कर लीजिएगा. इफ़ यू हैव एम्पल ऑफ टाइम तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपसे इतना टाइम नहीं होता है. बायो मैंने बताया था कि वो आप कर सकते हैं. What books should be followed for MCQ preparation? वो मैंने बता दिया था. पास पेपर्स डाउटलेट्स की तरफ से या किसी की तरफ से, एंड डोगर ब्रदर्स की बुक इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस. इसके अलावा हाउ मच परसेंटेज इज़ नीडेड इन मैट्रिक. मैट्रिक की परसेंटेज इतना मैटर नहीं करती है. मैट्रिक की परसेंटेज अच्छी हो तो वही आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन कम भी हो तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि उसकी 10% काउंट होता है और कभी कभी काउंट ही नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इफ़ वी डू नॉट क्लियर टेस्ट, हाउ टू ओवरकम फियर्स. Look, believe in yourself and do not lose hope and give your best and leave the rest to Allah. क्योंकि if it is meant to be, it will come to you, but you have to work hard for that. Believe in yourself. Okay, so next question is, did you use past papers? Yes, I did. I solved all the past papers जितने मेरे पास अवेलेबल थे. मैंने सारे सॉल्व कर लिए थे. पूरी डॉग ग्रेड्स की बुक सॉल्व की हुई थी. उसके बाद मैंने सारे इंटीरियर के पास्ट पेपर सॉल्व कर लिए थे. तो पास्ट पेपर्स ज़रूर करें. Your percentage and score in MCAT. Well, this is personal information, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ. In metric, my overall percentage was 88.29. In inter, my overall percentage was 87.55 और मेरा साइंस एग्रीगेट 90.55 था. इसके अलावा मेरा टेस्ट स्कोर था 90.175 और टेस्ट स्कोर 90.175 इस तरह था कि मैंने 96 अटैम्प्ट किए थे. 96 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट किए थे. उसमें से मेरे 5 क्वेश्चंस गलत थे और 4 मैंने छोड़ दिए थे. तो मेरा नेगेटिव मार्किंग सब मिला के 90.175 बना था और मेरा जो मेरिट नंबर था वो 63 था इन 2018. So this was the end of the video. I hope it helped you. I tried my best to cover everything. My sole purpose of making this video was to aware you people about every single information that you need to know about the MCAT. So I hope I did it pretty well. Still, if you have queries, do not hesitate to ask. And if you want me to make more videos, do let me know in the comment box below. And do not forget to subscribe if you haven't subscribed it yet. Also, good luck for your test. I'm sure that you're gonna ace it. Allah Hafiz. घबराना नहीं है आपने.